तो आज की ये जो क्लास है हमारी, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क यूनिट नंबर फर्स्ट से मैं जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों से। और यूनिट नंबर फर्स्ट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ समाज सुधार के बारे में, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। मैंने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी और प्रार्थना समाज पर जिक्र कर चुका हूँ। और आगे आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ तत्वबोधनी सभा के बारे में। आपकी क्लास मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि मंडे की जो क्लास होगी, मंडे से वो क्लास होगी शाम के समय में, शाम 6 बजे से। याद रखिएगा आप सभी लोग। तो तत्वबोधनीय सभा में 2-3 बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। मैं हर एक समाज सुधार आंदोलन के शुरुआत में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करता हूँ। जैसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा इसमें, इसकी स्थापना को लेकर। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1839 का आता है। दूसरी अगर इम्पोर्टेंट बात हम इसमें याद रखें तो ये कहाँ पर, कौन से स्थान पर तत्वबोधनी सभा को लाया गया था, तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता में। कलकत्ता अब जो है इसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है, आप सबको अच्छे तरीके से पता होगा, कोलकाता के नाम से इसको जाना जाता है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसके संस्थापक कौन हैं, तो याद रखिएगा देवेंद्रनाथ, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के ये क्या लगते हैं, किसी को पता है? किसी को? शिष्य, ओके, बताएं जरा और भी कोई। मैं एक बार इनको ज्वाइन करता हूं तब तक, ठीक है, बताएं। देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के क्या लगते हैं? पिता। यहाँ पे इन्होंने एक देवेंद्रनाथ ठाकुर करके आता है, तो वो पिता हैं। बहुत बढ़िया, स्वाति शर्मा, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपने बताया है। तो ध्यान रखिएगा तत्वबोधनी सभा के बारे में कि इसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। अब आप ध्यान रखें कि इसका एक अप्लाइड जो प्रश्न बनने वाले हैं वो किस तरीके से बनते हैं, उद्देश्य को लेकर। अगर हम परिचर्चा उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में कहा क्या गया है तत्वबोधनी सभा में? तत्वबोधनी सभा में उद्देश्य में ये कहा गया कि राजा राम मोहन राय के जो विचार थे, उनकी विचारों का एक प्रचार प्रसार करना ही तत्वबोधनी सभा का एक अहम उद्देश्य बना था। पहली बात, ये अप्लाइड प्रश्न बनाएंगे, या तो आपका अभिकथन और कारण करके प्रश्न बनाएगा एग्जाम में। दूसरी बात आप यहाँ तत्वबोधनी सभा में याद रख सकते हैं। अगर हम आपसे जिक्र करें तो दूसरी बात क्या हो सकती है कि इसमें अंतर जातीय विवाह, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया गया, और बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा की कटु आलोचना की गई थी तत्वबोधनीय सभा में। तो ये 3-4 बातें आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पढ़ते हैं। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 यानी 1839 को किया गया था। इस सभा का उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर चिंतन और उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। अभी मैंने आपको बताया है कि राजा राम के जो विचार थे, राजा राम मोहन राय जी के, उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया गया, और इसमें अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर समर्थन दिया गया, एक प्रकार से बल दिया गया। फिर कहता है आरंभ में इसका नाम तत्व रंजनीय सभा था। हालांकि एग्जाम में कभी भी अभी तक नहीं पूछा गया है कि शुरुआत में तत्वबोधनी सभा का नाम बताए, लेकिन तत्वरंजनीय सभा ये शुरुआत में था, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और यह और कह रहा है कि यह ब्रह्म समाज से टूटकर अलग हुए थे। कुछ लोगों द्वारा एक स्थापित एक संघ था ये, बाद में इसका नाम तत्वबोधनी सभा कर दिया गया। 1859 में पुनः इस सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया। कब विलय हुआ ब्रह्म समाज में तत्वबोधनी सभा? तो 1859 को, ठीक है। आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है 1859 को तत्वबोधनी सभा किस संस्था में विलय किया गया था?
ब्रह्म समाज में विलय किया गया था। तत्वबोधनी सभा किस चीज पर बल देता है, तो ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि राजा राम मोहन राय जी का विचार का आदान प्रसार करना। दूसरी बात स्त्री शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह और विधवा विवाह का समर्थन करना। ये मेन बातें हैं आप सबके लिए, मुख्य बातें हैं आप सभी के लिए। आगे बात करते हैं इसी में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक आंदोलन के बारे में। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये है देवबंद आंदोलन। अगर हम बात करें देवबंद आंदोलन के बारे में, आप भली भांति तरीके से परिचित भी होंगे। इसकी स्थापना जो है 1867 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना होगा कि ये देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, वहाँ पर ये देवबंद आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया था। सबसे अहम बात इसमें आती है कि संस्थापक के नाम क्या है, कौन कौन से ऐसे संस्थापक रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं जिन्होंने देवबंद आंदोलन को दिया है। मोहम्मद कासिम नैनतवी, याद रखिएगा, और राशिद अहमद गंगोही, दो विद्वान रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, नैने जो है, किसी का म्यूट नहीं है ना, तो आवाज आपकी बहुत गूंज रही है। ओके, एक बार भाई म्यूट हो जाइए आप लोग, सभी लोग जो है म्यूट हो जाइए एक बार, है ना, अनम्यूट कोई ना रहे। कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना होगा तो आप पूछ लेना। तो यहाँ पर आप अगर हम बात करें तो देवबंद मोमेंट के बारे में या आंदोलन के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। दो विद्वानों का नाम याद रखिएगा, नैनतवी और राशिद गंगोही का बारे में, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, दो विद्वानों के नाम। अगर हम बात करें यहाँ पे कि देवबंद आंदोलन के बारे में, इसका उद्देश्य क्या था, मोटो क्या था इसका, तो आप ध्यान रखेंगे इसका मोटो था कुरान और जो है हदीस, कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना, ये देवबंद आंदोलन का एक उद्देश्य था। बात यहीं समाप्त नहीं हुई थी। इसने पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का विरोधी था। इसको भी आप लोग को जो है देवबंद आंदोलन के संबंध में ये भी बातें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको, आर्य समाज ने पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया था ना। हाँ, पाश्चात्य शिक्षा के बारे में अगर हम बात करते हैं, जहाँ वैदिक धर्मों की बात की गई थी, पाश्चात्य शिक्षा है तो उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी 1889 में। ये आपका आता है आर्य समाज का, बहुत बढ़िया, ये हिंदू धर्म में आने का अवसर प्रदान करने की बात करता है। परंतु वहीं अगर हम बात करते हैं देवबंद आंदोलन के बारे में, तो आपको ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि यह पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का विरोधी था, ठीक है। तो आंदोलनों में अलग अलग तरीके से लोगों ने भूमिका को देखा है, इसलिए आप इसे भी ध्यान रखेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ कि शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। सभी लोगों को बताएं जरा एक बार। हाँ। चलो, तो आगे अगर हम बात करें तो इसी के अंतर्गत, देवबंद आंदोलन के ही अंतर्गत आपको एक और बात ध्यान रखनी, जो एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क में प्रश्न बना सकता है अप्लाइड को लेकर, विचारों को लेकर। एक और समर्थन थे जहां पे आपने नाम देखा है सिविली नुमानी। सिविली नुमानी ने सन 1884, बात को समझिएगा, सन 1884 में जो है नद वतल उलमा और दारुल उलमुल की स्थापना की थी। और इसका नाम याद रखिएगा, सिविली नुमानी। सिविली नुमानी ने, मैं लिख भी देता हूं, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, नद वतल उलमा, और आपको बता दूं दारुल उलूम, दारुल, ठीक है, ये दारुल लिखा हुआ है, और उलूम, इसकी स्थापना की गई थी। और मैं आपको बता दूं, इनमें अलीगढ़ आंदोलन की जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान का विरोध किया गया। ऐसा कौन सा आंदोलन है जो सर सैयद अहमद खान का, यानी अलीगढ़ आंदोलन का, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विरोध किया,
मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बारे में वहाँ पे चर्चा पर चर्चा हुई, तो वो भी विरोध के रूप में हुई। तो ये आपका केवल एक ही आंदोलन है, देवबंद आंदोलन। बस इतनी बातें आप लोगों को जो है फैक्ट के रूप में ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब एक एक करके थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा पर चर्चा करते हैं, है ना। सर एक बार ये जी। नदबदल वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। देखिए ये मैडम आपको ध्यान रखना है सबसे पहले इसमें एक बात कि इस देवबंद आंदोलन के एक समर्थक थे, उनका नाम था शिवली नुमानी। शिवली नुमानी ने सन 1884-85 में, लगभग 1884 में, मैं आपको बता दूं कि नदवतल उलमा, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने लिखा है। और फिर उसके बाद दारुल उलूम की स्थापना की। ये एक प्रकार की इंस्टीट्यूट या एनजीओ, एक संस्था थी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर, देवबंदी आंदोलन ब्रिटिश उपनिवेश की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ, जिसे भारतीय विद्वानों के एक समूह में देखा गया, जिसमें रशीद अहमद गंगोही, मैंने अभी आपको शुरुआत में नाम बताए थे दो, रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद याकूब नानाउतवी, वही नाम है जैसे मैंने अभी आपको बोला है। एक समर्थक की मोहम्मद कासिम नैनेतवी का नाम, यही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। और भी नाम आते हैं, शाह रफ़ीउद्दीन, सैयद मोहम्मद अबीद, ठीक है, और उल्फ़िकार अली, और आपका आता है फदुल अल रहमान उस्मानी, मोहम्मद कासिम नैनेतवी। तो ये इतने नाम है, परंतु आप दो नाम ध्यान रखें, बाकियों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में प्रश्न अगर बनाते हैं तो इन दो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद कासिम नैनेतवी का नाम और रशीद अहमद गंगोही का नाम, इन दोनों का नाम आप ध्यान रखें बस इसमें। और इस समूह में इस्लामी पाठशाला की स्थापना की गई थी। मैंने आपको पहले बता दिया, कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना और अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन करना इसका मोटो था। आगे अगर हम बात करें तो इसी में अगर हम बात करें, दारुल उलूम देवबंद भी कहा जाता है। इसी आंदोलन को भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मैंने कहा दो संस्था के स्थापित किया गया था, नदवतल उलमा और दारुल उलूम की स्थापना की गई थी। दो ऐसे इंस्टीट्यूट थे जहां इस्लामी और देवबंदी साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा विकसित हुई। समय के साथ साथ जो है अल अजहर विश्वविद्यालय और काहिरा के बाद दारुल उलूम देवबंद इस्लामिक शिक्षण और शोध का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन गया, एक प्रकार से या माना भी इसी को जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, चीन, मलेशिया जैसे देशों में देवबंद के जो है स्नातक दुनिया भर में जो है हज़ारों मदरसे भी खोले गए हैं। तो ये देवबंद आंदोलन के संबंध में कुछ अहम बातें थी जो आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य को लेकर कि इस्लाम की शुद्ध शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की भावना, सुन्नी इस्लाम के हनफी पंथ की एक प्रमुख विचारधारा, इसमें कुरान और शरीयत का कड़ाई से पालन करने पर बल देना, बेसिकली देव आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य के रूप में ये जाना गया था, ठीक है। तो ये देवबंद आंदोलन, आप ये वर्ष याद रखें, संस्थापक का नाम याद रखें, और साथ ही साथ थोड़ा मोटा मोटा जो चीज़ें मैंने आपको बताया है उद्देश्य को लेकर उसे ध्यान रखें। बस आगे बात करते हैं जी। इसमें जो मुहद्दिस देहलवी थे उनका क्या रोल था? किसका नाम? देहलवी, मुहद्दिस देहलवी। तो देखो ये इनकी भूमिका जो भी, इन सभी की जो भी भूमिका थी, कोई हट की भूमिका नहीं थी, क्योंकि मैंने आंदोलन के बारे में बता दिया आपको ना कि भाई शुद्ध शिक्षा प्रसार करना था। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का विरोधी था ये, और ये बेसिकली सर सैयद अहमद खान के भी विरोध कर रहा था, अलीगढ़ आंदोलन का। और यहाँ पे जो है समर्थन के रूप में अगर जो बात की गई वो शिक्षा इस्लाम के लेकर बात की गई, हदीस को लेकर बात की गई, कुरान को लेकर बात की गई, शुद्ध शिक्षा के लेकर बात की गई। तो उसमें भी आपका उन्हीं का नाम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो। कोई भी अगर किसी का नाम भी पढ़ते हो आप ना, तो अलग से कुछ नहीं कहा है किसी ने भी, तो इसी पर आधारित है ये, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान था। देवबंद में दी जाने वाली एक मूल इस्लामी देवबंद आंदोलन का जो स्थापना वर्ष है जी 1967 याद रखना है कि 1867 या फिर यहाँ पे देखिए 66 लिखा हुआ है। 1867 कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा ये देवबंद सहारनपुर जिला में संयुक्त प्रांत में जो है देवबंद में मोहम्मद कासिम नैनेतवी नहीं, आपको ध्यान रखना 1867
1867 याद रखना है, ठीक है। सहारनपुर जिले में यानी में संयुक्त प्रांत के रूप में सबसे पहले स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे किया गया हो, परंतु आपको 1867 ही याद रखना है, ठीक है। यही आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना, ये करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन में आए, देखो मैं आपको बता दूं, अगर इसके आसपास का वर्ष आता है और हो सकता है वहाँ पे आ भी जाए, परंतु ये नहीं आएगा। अगर 1866 आएगा तो 1867 नहीं आएगा। अब आप ही सोचिए जरा, ऑप्शन में अभी 18 जो है, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 80 रामकृष्ण मिशन के बारे में 1897 को लेकर, तो ऑप्शन में 1897 ऑप्शन में नहीं आया था, है ना, आया था 1896 करके किताब में आपको मिलता है। तो वहाँ पे 96 को 96 को आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है, तो उसको करेक्ट मान लिया जाता है। कुछ किताबों में मिल जाता है। अब आयोग किस किताब का जब आप वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, क्लेम लगाते हैं क्वेश्चन के प्रति, तो आयोग क्या करता है, उसके पास बुक जाती है चेक करने के लिए कौन सी बुकों को वो, तो उस किताब में अगर है तो फिर उसको करेक्ट मान लेती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी भी कि दोनों वर्ष एक साथ आ जाए, और अगर आ भी गए तो आप इसको लगाइएगा, ठीक है, 1867 को। आगे बात करते हैं एक और संस्था के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सत्य शोधक समाज। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया प्रश्न भी है, ठीक है। इसकी स्थापना आप ध्यान रखेंगे 1873, स्थापना कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बातें, संस्थापक के रूप में तो किसका नाम आप लगाएंगे, बताइए जरा आप लोग। हाँ, ज्योतिबा फूले, वेरी गुड। ये 3 बातें तो आपको ध्यान ही रखनी है हर एक संस्था के बारे में। अब चौथी बातें मैं आप लोगों से करने चल रहा हूँ, जैसे इसका सबसे अहम बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, दलित और निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना। बस इस सत्य शोधक समाज का सबसे मुख्य बात यही है, दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण करना। मैं आपको बता दूं, कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी क्या एग्जाम में आया हुआ प्रश्न भी है कि ज्योतिबा फूले ने एक गुलामगिरी किताब लिखी है, और वो किताब 1872 की है, 1872 की किताब है। सार्वजनिक सत्य धर्म एवं सत्य शोधक जैसी पुस्तकों और संगठनों द्वारा निम्न जातियों को सुरक्षा दिलाने पर बल दिया गया सत्य शोधक समाज के द्वारा, सत्य शोधक समाज के द्वारा। ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम थोड़ा जी, सार्वजनिक सत्य धर्म किताब कब लिखी सर? सार्वजनिक सत्य धर्म और सत्य शोधक ऐसी किताब, देखिए एग्जैक्ट वर्ष जो है इसके बारे में नहीं पता है मुझे, इसका वर्ष कब आया है। 72 में ही आई थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सत्य शोधक समाज। देखिए मैं आपको बता दूं, सत्य शोधक समाज में ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोगों को वही चीज़ें करवा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने अभी तक कभी ऐसे प्रश्न भी नहीं देखे हैं कि भाई सार्वजनिक सत्य धर्म पर भी कोई क्वेश्चंस बनाया जाए, परंतु इसी की ये किताब है, ज्योतिबा फूले जी की ही किताब है ये, है ना, याद रखिएगा इसे भी, ठीक है। मैं आपको सर बता दूंगा, ठीक है ना, जैसी किताब का नाम उसको बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट पॉइंट पर, तो हमारा यहाँ पर बनता है कि जब भी समाज सुधार आंदोलनों का नाम लिया जाता है तो सत्य शोधक समाज का मूल रूप से लिया जाता है। सत्य शोधक समाज आंदोलन की स्थापना प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने साल 1873 में की थी, और सत्य शोधक समाज आंदोलन का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में महिला की भागीदारी को बढ़ावा देना या बढ़ाना, और महिलाओं के प्रति धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक प्रथाओं को खत्म करना था, समाप्त करना था, और महिलाओं की आवाज़ और अधिकारों को राज्य सरकार तक पहुंचाकर उनका कल्याण करना था। ये बेसिकली एक अहम बात थी इसकी, एक प्रकार से आप कह सकते हो इसका उद्देश्य था ये सत्य शोधक समाज का। सत्य शोधक समाज में जैसे शूद्र और दलित और अतिशूद्रों पर ब्राह्मणों के शोषण को समाप्त करना था।
प्रत्येक व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना और प्रभावित करने के लिए कि वह एक सर्वशक्तिमान की संतान है। इस प्रकार सभी को केवल एक ईश्वर का पालन करना, इस तरीके की क्रियाविधि जो है सत्यशोधक समाज के अंतर्गत ज्योतिबा फूले जी ने एक अहम उद्देश्य दिया। ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी भी माध्यम या साधन की आवश्यकता नहीं है। फूले ने आगे तर्क दिया, कहा कि किसी भी माध्यम की आवाज़ के माध्यम से बाहरी दुनिया में प्रवेश करने से पहले प्रार्थना की हर विषय और आवाज़ सर्वशक्तिमान तक पहुंचाती है। इस तरीके का जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली सत्यशोधक समाज के कुछ प्राथमिक उद्देश्यों के रूप में जाने गए थे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ इसमें कृतियां हैं आपको, जैसे मैं आपको बताऊं तृतीय रत्न। अब ये किताब है तृतीय रत्न, मुख्य प्रकाशन है ये ज्योतिबा फूले का, सन 1855 का। 55। शाबाश, बहुत बढ़िया। और आपको बता दूं, तृतीय रत्न, ठीक है, ये उनकी एक अहम भूमिका रही है इसमें। ठीक है, 1855 में। तो इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखिएगा। और आगे हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत, ज्योतिबा फूले ने समाज में फैली असमानता, अंधविश्वास, स्त्री संबंधी कड़े कानून तथा प्रथाएं, जाति आधारित प्रथाएं आदि खत्म करने के लिए सत्यशोधक समाज का निर्माण किया। ज्योतिबा फूले ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव, धार्मिक विभिन्नताएं, आपसी भेदभाव, मानवता का अपमान, स्त्री का अपमान, धार्मिक प्रथाओं को अपनाने के लिए जबरन अधिकार जताना आदि सामाजिक कुरीतियां देखी हैं। इसलिए उन्होंने सत्यशोधक समाज के चलते कई शिक्षण संस्थान खोले और महिला शिक्षा को बढ़ावा भी दिया। अगर हम बात करें शिक्षण संस्थानों में समानता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, मानवता आदि जैसे विशेषताओं पर बल दिया गया। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। उद्देश्य में आपको मैं बता चुका हूँ, वही उद्देश्य है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग ज्योतिबा फूले के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अलीगढ़ आंदोलन के बारे में ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अलीगढ़ आंदोलन जो है इसमें भी कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे मैंने आपको हर बार स्थापना बताता हूँ, तो स्थापना इसका याद रखिएगा 1875 का, और इसका स्थान आप याद रखिएगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है ये अलीगढ़। कहाँ पे? अलीगढ़ पे। और इसके संस्थापक के नाम तो आप बहुत ही फेमस नाम है, आप भलीभांति तरीके से इस चेहरे से परिचित भी होंगे, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, बात करते हैं अगर हम इसके मुख्य बातों पर, पहले एक बार विचार करिए और ध्यान से सुनिए। मुख्य बातें इनमें क्या थी? इनमें मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना था। सबसे अहम बात, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था मुसलमानों के प्रति, उनको आधुनिक बनाना था, मॉडर्न बनाना था। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना भी गया है। आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, आप ये सबसे अहम भूमिका है, सन 1875 में ही की गई थी, जो बाद में नाम इसका बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया था। जी 1920 में परिवर्तित हुआ था ना 1920। हाँ, आप इस यहाँ पे नाम को, अगर जो परिवर्तित मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात की जा रही है 1920, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये नाम जो परिवर्तित करने में अहम भूमिका मिली है सर सैयद अहमद खान के ही मिली है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है ये, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। हालांकि इसका नाम जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पड़ा है 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा पड़ा है, और 1921 में भारतीय संसद में एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था। कब मिला इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा? सन 1921 में मिला है मैडम, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंध में।
1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। और ये कब आया एमएचयू के रूप में, एएमयू के रूप में? तो आप कहना 1920 में आया, 1920 में आया। ठीक है, ये संबंध भी रखता है यूजीसी से, ये संबंध रखता है यूजीसी से, याद रखेंगे आप सभी लोग इसमें भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों पर जिक्र करते हैं अब। अच्छा, और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपने नाम सुना होगा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, कितने लोग जानते हो? हाँ सर, 1864। 64, हाँ 18 हाँ 64, वेरी गुड। आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना 1864 में की गई थी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। और मैं आपको बता दूं, ये अलीगढ़ में की गई थी। मकसद ये था कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिले, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि में वैज्ञानिक तकनीकों का समावेश हो, ये बेसिकली इसका एक अहम उद्देश्य के रूप में जाना गया था। तो मेरी 2-3 बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताया है कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में, नाम परिवर्तित हुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में, केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में आया 1921 में, साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई 1864 में, और इसका मकसद था वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि में वैज्ञानिक तकनीकों का समावेश करे साइंटिफिक सोसाइटी की। और ये था एक अहम बात। हम बात करते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर, देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। अलीगढ़ आंदोलन के जो जनक हैं सर सैयद अहमद खान थे। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इन्होंने समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक और तकनीकों विकास पर अधिक बल दिया है। जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि मुसलमानों के दृष्टिकोणों को आधुनिक बनाना था। यह आंदोलन इसलिए चलाया गया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसमें मुसलमानों के लिए था, मुसलमानों के दृष्टिकोण पे ये इनका मोटो उसी के लिए था। हाँ, इसमें हिंदू को बारे में जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखें। और सर सैयद अहमद खान में, अच्छा अभी का क्या हिंदू एडमिशन नहीं ले सकता है? हिंदू एडमिशन ले सकता है, अब के लिए है वो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आधुनिकीकरण बनाना है, उनको सक्षम बनाना था। मोटो ये था सन 1875 का, 1875 का, ठीक है, ये चीज़ें थी। अब आप मत सोच लीजिएगा कि अभी जो प्रक्रिया अलीगढ़ विश्वविद्यालय का चल रहा है तो उसमें मुसलमानों का ही है पॉइंट ऑफ व्यू है, अब नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आगे बात करते हैं इसमें, तो मैंने भी बताया भी आप लोगों को वैज्ञानिक तकनीकों का समावेश है, उद्योग, व्यापार, कृषि और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात करता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब देखिए, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म वगैरह नहीं पूछा जाएगा कि 1816 ईस्वी में हुआ, एक संपन्न परिवार में हुआ, और वे अरबी और फारसी के अच्छे जानकार थे। ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, परंतु अपनी जानकारी के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है, सर सैयद अहमद खान के बारे में, है ना। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? एक बार जरा स्पष्टीकरण करें। चलो बहुत बढ़िया है, आप लोग बस इसी तरीके से अच्छे से समझते चलिए, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो केवल प्रश्न बनाए जाएंगे कि किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या विचार है और ये कब कब लाया गया है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इनकी किताबों के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए, सर सैयद अहमद खान ने बेसिकली अंग्रेजों के प्रतिष्ठा व्यक्त करने हेतु राजभक्त मुसलमान पत्रिका का एक प्रकाशन भी किया था, ठीक है, राजभक्त जो है मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। जैसे अगर मैं जिक्र करूँ आप लोगों से, जो है असबाब अ गदर एक ये पुस्तक है, यह एक पुस्तक है, और ये पुस्तक किसकी है बताएं जरा। सर सैयद अहमद खान की ही तो है, हाँ, सर सैयद अहमद खान की है। अब आप ध्यान रखिएगा, इस किताब में अगर भारतीय विद्रोह के कारण जो बताए गए हैं,
ठीक है, विद्रोह का कारण बताया गया है। तो आप इसको वर्ष बना लीजिएगा 1873, 1873, ठीक है। और इन्होंने जो है प्रमाणित करने की चेष्टा की थी, और 1857 में विद्रोह मुसलमानों द्वारा संचालित नहीं था। कंपनी सरकार की सेवा उन्होंने 1837 में स्वीकार कर ली थी। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कंपनी के सरकार के प्रति वफादार रहने के लिए जो है उपलक्ष्य में उन्हें सर की उपाधि भी दी गई थी। अब वो काफ़ी इनके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है, ये जो स्लाइड है ना उनके बारे में बताया गया है कि उनका नाम क्या है, उनका जन्म क्या है, ये सारी चीज़ें बताई गई है उसमें, परंतु इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजीसी ये यहाँ तक नहीं जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, चलो। सर ये बुक जो बता रहे हैं आप 1873 में आई थी? जी जी, भारतीय विद्रोह के कारण में जो हमने अभी देखा। अजवाब-ए-गदर। हाँ, और हाँ। ये राजभक्त मुस्लिम पत्रिका ये कब आई? ये एग्जैक्ट इसका वर्ष हमें नहीं पता है मैडम, ठीक है। हाँ, इसका वर्ष जो है एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है, परंतु आप नाम रखिएगा वो पत्रिका उन्हीं की है, जो है अलीगढ़, क्या नाम उनका है, सर सैयद अहमद खान का, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए, सैयद ने मुसलमानों के आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता में महसूस किया और 1875 में इन्होंने एक स्कूल शुरुआत कर दी। शुरुआत में अगर जो है बाद में इसको 1877 में जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना दिया इसको, और इस कॉलेज को बाद में जो है 1920 में आज वर्तमान में जिसको नाम जान रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसी का नाम है ये, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने 1886 में मुसलमान शिक्षा सम्मेलन भी नामक एक संस्था की भी स्थापना की थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन का भी स्टार्ट हुआ था, तो सर सैयद अहमद खान ने 1886 में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे एक आप ये देख लीजिए कि इन्होंने पुनः 1893 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सुरक्षा परिषद की स्थापना की थी 1893 में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सर सैयद अहमद खान के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? एक बार ज़रा बताएं मुझे। जी, देखिए, ये जो पत्रिका बाइबल वगैरह बता रहा हूँ ना, पत्रिका भी आपने जो बताया है ऊपर, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, बना लीजिए, मैं बता देता हूँ कहाँ था पत्रिका। चार्ज लगा ही नहीं था। सर क्या पूछ रहे हैं? एक मिनट। हाँ, राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन तो 1865 कर लीजिए, 1865, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें जो है आप लोग को ध्यान रखना है। इतनी सारी जो किताबें हैं ये सर सैयद अहमद खान की किताबें हैं जो मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया है। अब देखिए, यहाँ पर आपके जो टॉपिक थी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उसको कर दिया समाप्त। अब कुछ चीज़ें और हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को कहेंगे तो मैं आपको किताब जो है इसकी PDF जी आपके ग्रुप में उसको पहुँचा दूंगा, ठीक है। ग्रुप में भी आपकी उसकी PDF जो है मिल जाएगी। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जैसे एक आता है यंग बंगाल अधिनियम, मैंने शुरुआत में आप लोगों को यंग बंगाल अधिनियम बताया था। कोई मुझे बताना चाहेगा कब आया है ये यंग बंगाल अधिनियम? अरे अधिनियम में कह रहा हूँ, एक एक्ट का रूप में था। अभी मैंने जो है कब आया है ये? 1826 में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कलकत्ता में। हाँ, विलियम, याद रखिएगा, हेनरी विलियम डेरेजियो, ये आप ध्यान रखिएगा 1826 में। ये बेसिकली ये कलकत्ता में जब स्टार्ट किया गया था तो प्रेस की स्वतंत्रता और जमींदारों के अत्याचार से जो रियायतों की सुरक्षा और सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों की रोजगार दिलाने की बात की गई थी। इस आंदोलन में डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन? याद रखिएगा, हेनरी विलियम डेरेजियो, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज और आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, इम्पोर्टेंट है, भारत सेवक समाज, जिसको आप लोग नाम से जानते हैं द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये पूरे महाराष्ट्र मुंबई जिसको आप कहते हैं, 1905 में इसकी स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले
का एक बात केवल आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस संस्था से कि नव युवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षण देना, नव युवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षण देना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक आपका आता है सामाजिक सेवा संघ, सामाजिक सेवा संघ, और सामाजिक सेवा संघ जो है ये आपका 1900 क्या, वेरी गुड, 1921, बहुत बढ़िया। नारायण मल्हार जोशी की भूमिका आती है इसमें। लोगों के लिए मेहनत करने और आजीविका हेतु अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त करने के बारे में बात किया था। एक आपका आता है अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन में अगर हम आपसे बात करें ये जो है 1889 को लाया गया था, 1889 को लाया गया था अहमदिया आंदोलन। चलिए, गुलाम अहमद लाई। हाँ, और ये जो लाया गया था ये गुरदासपुर जिला पंजाब में है ना, ठीक है। अहमदिया आंदोलन कहाँ पे, पंजाब में, पंजाब के गुरदासपुर। हाँ, गुरदासपुर जिला। और नाम क्या आता है, मिर्जा गुलाम अहमद। वर्ष आता है कब, 1889। अब बता दूं आपको कि मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांत को अपनी पुस्तक बनाया और बाराहीन अहमदिया में संकलित कर दिया था, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। और गुलाम अहमद ने ये जो किताब 1890 में लिखा जो है बहरीन अहमदिया, इस आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या कर दी थी इसमें। कब लिखा था, 1890 में, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुविवाह विरोधी थे और स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सतत कंटिन्यूअस प्रयास किए गए थे, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए अब एक बात कर लेते हैं, रहनुमाय मजदाया सन सभा, ठीक है। ये एक सभा है और ये भी एक प्रकार की संस्था थी। ये 1851 में लाएगी, कहाँ पर, मुंबई में। और इसमें भूमिका किसकी रही थी, नरौजी जी। और देखो फरदोन जी, नरौजी फरदोन, दादा भाई नरौजी और एस बंगाली, ये 3 विद्वान का नाम आता है, आप ध्यान रखिएगा। रहनुमाय मजादा यासन सभा में 3, इसका क्या था आपको बता दूं कि पर्दा प्रथा को प्रतिबंधित करना था, विवाह की आयु में वृद्धि करना था, स्त्री शिक्षा पर बल देना था। ये था इस आंदोलन के अंतर्गत एक मुख्य बातें। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, परमहंस मंडली एक थी, परमहंस मंडली, आप इसके बारे में भी परिचित होंगे, आप सब लोग भली भांति तरीके से जानते होंगे। एक मिनट मैं थोड़ा सा उसकी पीडीएफ आप लोगों को मेंशन करूं क्या, ये सारी पीडीएफ हो ना। चलो तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, तो जो है मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, पीडीएफ। तो जो मैं बात कर रहा था परमहंस मंडली के बारे में। परमहंस मंडली जो है 1849 में और 50 में लाया गया था। और ये जो है आत्माराम पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर और आपका आता है ददोबा पांडुरंग। सर बालकृष्ण जयकर। मुंबई में ये 1849-50 के दौरान में परमहंस मंडली को स्टार्ट किया गया था। इसमें बेसिकली मूर्ति पूजा, जाति प्रथा का विरोध हुआ, इक्वेशरवाद और विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर ये आधारित था। इसमें व्यक्ति की नैतिक उन्नति करनी थी। जो व्यक्ति है उसकी मॉरल एक्टिविटी जो है उसकी इम्प्रूव करना है।
और एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों आता है नाम जब ऐसे समाज सुधारक का आता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऑप्शन में क्यों आता है नाम, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय दलित वर्ग, अखिल भारतीय दलित वर्ग, ये आपने ऑप्शन में देखता होगा आप सभी लोगों ने कि इनका नाम आता रहता है हमेशा। तो ये कारण यही है कि ये एक इन्होंने समाज सुधार के रूप में एक संस्था स्थापित किया था 1924 में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। ईयर क्या है सर? 1924 1924 इन्होंने स्वर्ण हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता का सिद्धांत का प्रचार किया था। इन्होंने बार बार 18 ही आ रहा है यार, 1924 लिखिएगा। 1924 में भी इन्होंने मुंबई में दलित संस्था बहिष्कृति हितकारी सभा की स्थापना की थी। दलित संस्था बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना मुंबई में 1924 में की थी, जिस समय अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना हुई। इन्होंने मराठी पाक्षिक बहिष्कृति भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया सन 1927 में। सर रिपीट करेंगे? मराठी पाक्षिक, यहां पे मैं लिख देता हूं, पाक्षिक बहिष्कृत, ठीक है, हितकारी सभा, सॉरी ये सभा नहीं बात कर रहा हूँ, ये जो है आपका भारत का प्रकाशन है, भारत का प्रकाशन है। और ये प्रकाशन किया था इन्होंने 1927 में, 1927 में। सर ये पूरी एक मतलब पत्रिका का नाम है? हाँ, एक पत्रिका का ही नाम है ये, मराठी। अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की है इन्होंने, अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना 1942 में, 1940। सर ये पत्रिका जो आई थी 1927 बताया था जी, ये जो पत्रिका बताई थी वो 1927 में, जी जी, प्रकाशन किया गया था, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब कुछ बातें और बता देता हूँ। आप जैसे याद रखिएगा, प्रमुख समाज सुधार के ही अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ कानून और कुछ अधिनियम हैं, है ना, अंग्रेजों द्वारा, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ठीक है। एक मिनट बस। जैसे इन्होंने अभी पूछा था मेरे से शारदा एक्ट को लेकर थोड़ा सा, है ना, तो उसके संबंध में कुछ बातें बता देता हूँ, उसको भी आप जी। इनकी कोई ट्रिक नहीं है क्या सर? एक्चुअली ये ना मिसमैच हो जाते हैं, मतलब किसी का किसी के साथ मतलब याद ही नहीं रहता है इनका कनेक्शन। ट्रिक इसका मैम, ट्रिक क्या इसमें बताया जा सकता है कि नाम का, अंग्रेजों के इसमें सर हमेशा गड़बड़ होती है। अच्छा, अंग्रेज़ों की बात कर रहे हो, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, चले देखते हैं, अगर ट्रिक बनेगी तो बनाएंगे, है ना। अभी चलो रुक जाओ। चलिए देखिए, एक तरफ लिखिए कानून, ठीक है, एक तरफ लिखिए जनरल गवर्नर, ठीक है, जनरल गवर्नर कर लीजिए, और एक तरफ लिख लीजिए वर्ष, और एक तरफ लिख लीजिए विशेषता, ठीक है। इन तीनों चीज़ों से आप लिखते जाइए, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं। देखिए, एक आया था शारदा एक्ट, शारदा एक्ट, शारदा एक्ट में अगर हम बात करते हो तो उस समय गवर्नर कौन थे, अभी भी मैंने बताया, अभी आपको है शारदा एक्ट,
इरविन थे सर। हाँ, याद रखिएगा शारदा एक्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप नाम रखेंगे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन 1930 में इन्होंने कहा कि बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित किया था। ठीक है, 14 वर्ष इसमें जो है निश्चित किया गया था शारदा एक्ट में। शारदा एक्ट के जो प्रयोजक थे हरबिलास शारदा ही थे ये, और शारदा अधिनियम के नाम से ये जाना गया है। 1930 में इसको जो है लागू किया गया था। शारदा एक्ट आया था 1929 को ही, लेकिन सही तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इसमें बताई गई है जो है 1930 में। शारदा एक्ट में जो है अब आयु जो लड़कों की बताई गई थी, अभी हालांकि चेंजेस हो गए हैं। 19 क्या नाम है, न्यूनतम आयु लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की जो शादी की उम्र समय सीमा रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है। अभी अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा 21 कर दी गई है, पता है किसी को? हाँ सर। हाँ, अब 21 कर दी गई है। ठीक है, इसी को जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेट एक्ट भी कहा जाता है। ठीक सर है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है लेकिन। हाँ, पूर्ण रूप से भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अभी आप उसी को मान के चलिएगा जो 21 और 18 का ही है। ठीक है, जो 18 और 21 का है उसी को आप मान के चलिएगा। लेकिन भी चर्चा पर चर्चा की अभी उसमें नहीं लिखा हुआ आ रहा है, जो आपको मिलता है प्रस्तावना वगैरह। ठीक है, उसमें लिखा हुआ नहीं भी आया हुआ है, लिख कर नहीं आ रहा है। ठीक है ना। दूसरी बात लिखिए आप, सती प्रथा निषेध कानून। सती प्रथा निषेध कानून। सती प्रथा निषेध कानून के अंतर्गत विलियम बेंटिक का नाम आता है। विलियम बेंटिक का नाम आता है 1829 का। इसमें कहा गया कि सती प्रथा पर कानून रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। सती प्रथा पर कानून रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। विलियम बेंटिक 1829 याद रखिएगा। दूसरा लिखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। नेक्स्ट, हिंदू विधवा, ठीक है, पुनर्विवाह एक्ट या अधिनियम। उस समय लॉर्ड डलहौजी जनरल गवर्नर थे। लॉर्ड डलहौजी 1856 में, ठीक है, और इसके द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। नवजात कन्या हत्या कानून। नवजात कन्या हत्या कानून। उस समय जॉन सोर जो थे इसके जनरल गवर्नर थे, और ये 1795 में लाया गया था। इसके द्वारा नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। रोक लगाई गई थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? बताइए। हाँ, आगे बढ़िए। और अगर हम बात करते हैं बाल हत्या निरोध कानून, हो गया? नहीं हुआ ना? बाल हत्या निरोध कानून या निरोधक कानून। तो अगर हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेज़ली, क्या नाम आएगा? लॉर्ड वेलेज़ली 1802। इसकी विशेषता है कि इसके द्वारा नवजात कन्या शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई 1802 में। ठीक है, एक और लिखिए। नवजात कन्या ना सर? हाँ, नवजात कन्या। नवजात कन्या शिशुओं को, हाँ, नवजात, देखो वो नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाने के लिए था। नवजात कन्याओं का ऊपर जॉन सोर का। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें शिशु, नवजात कन्या शिशुओं को मारने की हत्या की बात की जा रही है। दोनों में उसी बात है, वही बात है।
थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आगे देखिए, नेक्स्ट लिखिए, सम्मति, सम्मति आयु अधिनियम, लेंस डाउन, लेंस डाउन जनरल गवर्नर 1891 में इन्होंने लाया और इन्होंने कहा कि 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई है। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई है। एक लिखिए, दास प्रथा निषेध, दास प्रथा निषेध, लॉर्ड एलनबरो, एलनबरो 1943 आपको पता होगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। एक लास्ट लिख लीजिए, लिखिए, दास प्रथा एलनबरो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। जो ये 1833 का था, 43 में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। एक लास्ट लिख लीजिए, तो ये लागू 1943 में हुआ था। हाँ, लागू 1943 में। जब भाई लागू हो गया, जब यहीं पे तो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैंने आपको, 43 में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया तो लागू हो गया फिर तो, है ना। तो 1943 लिखा हुआ सर आगे आपने। अरे भाई 1943, अच्छा, ये जो 1943 है ना, ये 1943 में जो है जिक्र किया गया था लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, ये लाया गया था दास प्रथा निषेध को। जो ये 1843 का है, चार्टर एक्ट था 1833 का और 1843 का, तो इसमें जो लागू हुआ था, इसको सही तरीके से दास प्रथा को निषेध कर देने की बात 1943 में कर दी गई थी। ठीक है, प्रतिबंधित किया गया था। 33 है कि 43 है? ये 1840 चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 का भी है, 1843 का भी है। चार्टर एक्ट भी 1833 में जो दास प्रथा के बारे में बात जिक्र की गई थी, उसको 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित भी किया गया था। इन दोनों की जिक्र जो किया गया, इसकी दोनों की विशेषता बताई गई है दास प्रथा निषेध में 1943 में। फिर 1943 में इसको सही तरीके से लॉर्ड एलनबरो ने इसको बंद कर दिया। उस समय इनका कार्यकाल था, ठीक है, उसको बंद कर दिया गया। ठीक है ना, बताइए। हाँ, अब लिखिए जरा, हिंदू महिला संपत्ति कानून, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, 1937। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया जाए। ठीक है, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया जाए, ये बातें इसमें कही गई थी। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा गवर्नर जनरल कौन सा था? गवर्नर जनरल इसके जो थे लॉर्ड ऑकलैंड, ये तो लिखा देखो, लॉर्ड ऑकलैंड। तो ये थे कुछ अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून और अधिनियम भी थे। ठीक है, और भी कुछ प्रमुख सुधारक हैं, जैसे सती प्रथा है, विलियम बेंटिक का 17वें नियम में बताया था उन्होंने, भाई बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। बाल विवाह था, केशव चंद्र सेन और मालाबारी के प्रयासों के सर्वप्रथम 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था, जिस समय बाल विवाह के सर्वप्रथम कार्य राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, परंतु केशव चंद्र सेन ने एक अहम भूमिका भी बाद में निभाई थी। इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु की लड़के और बालिकाओं और 18 वर्ष से कम आयु के बालक लड़के विवाह को प्रतिबंधित कर दिया था। इसने बाल विवाह को निषेध कर दिया था।
और विधवा विवाह है, ठीक है, बाल हत्या प्रथा है, दास प्रथा है और स्त्री शिक्षा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है, 1926 में की गई थी। भारतीय महिला विश्वविद्यालय का स्थापना डॉक्टर प्रोफेसर डी.के. करवे ने किया था स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1916 में, भारतीय महिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, ठीक है। कल हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है ना, क्लियर।